ओके त्याली परत गाणं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रत्नाकरां धौतपदां हिमालयगिरिं ब्रह्मराजस्य रत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। इस स्पेशल लेक्चर जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर है, ओवरव्यू ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, उसके प्रमुख अतिथि प्रोफेसर बसवप्रभु जेटली जी, जो CMDR के डायरेक्टर है, और मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, नागपुर से। तो CMDR जो इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें नागपुर से ही प्राप्त हुई, और मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च जो आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसमें एक बहुत सुंदर काम ऐसा इनका चल रहा है। डीन और चेयरमैन जो है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, उसके आगाड़ी सर जो उपस्थित नहीं रह पाए, इस कार्यक्रम में उपस्थित सीनियर प्रोफेसर हमारे, जिन्होंने संस्कृत डिपार्टमेंट में इतने 40 साल तक एक बहुत सुंदर कार्य किया है, और आज हम सब पर एक आशीर्वाद इस स्वरूप में वो यहाँ बैठे हैं। इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पद्मावती शिंगारी जी तथा डॉक्टर सुजाता जी, जो ये दोनों जो है ये इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के मास्टर ट्रेनर्स हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे लाने का कार्य इस यूनिवर्सिटी में किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। और CMDR के कोऑर्डिनेटर जो डॉक्टर प्रतीक माणी जी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाने में एक बहुत बड़ा इनका योगदान है, और बहुत अच्छी तरीके से इनका भी एक कार्य चल रहा है। जैसे आप सभी महानुभावों का मैं इस सेशन में स्वागत करता हूँ। समक्ष उपस्थित सभी आचार्यगण, स्टूडेंट्स और इस यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी। वैसे तो मेरा जो लेक्चर मैंने सोचा था वो प्रोजेक्टर स्क्रीन पे था, लेकिन ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपरा ही है जो केवल ओरल ट्रेडिशंस पे भरोसा करती है। इसलिए माँ सरस्वती को नमन करके जो हमारा लेक्चर है वो मैं इस तरीके से इसका शुरुआत करता हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा ये गत 2 वर्षों से 3 वर्षों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और भारतीय ज्ञान परंपरा होने के नाते इसको इंग्लिश में बोलना मुझे ही ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। नहीं तो 2 लैंग्वेजेस हमेशा चलती है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। तो भारतीय भाषा को बढ़ावा देना, ये इस NEP 2020 में जो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्रावधान है, उसमें बताया गया है कि भारतीय भाषा को बढ़ावा देना है। इसलिए कोई भी भारतीय भाषा, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ तो मराठी, हमारे देश में उत्तरी भाग में हिंदी चलती है, इसलिए हिंदी। जिस राज्य में बैठा हूँ उसकी बहुत ही सुंदर भाषा कन्नड़, अगर आप और थोड़ा नीचे जाए तो तमिल। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के 22 भाषा बताए हुए हैं जो हम भारतीय भाषा में इसको गिनते हैं, जिसकी गणना भारतीय भाषा में होती है। उस भाषा में भारतीय ज्ञान परंपरा हर जगह पे है। ये एक डिस्क्लेमर है, पहले ही मैं बता रहा हूँ, केवल संस्कृत में नहीं है, भारतीय भाषाओं में है, इसमें संस्कृत भी है। इसलिए एक हमेशा एक मिथ चलती है, देयर इज अ मिथ, कि केवल संस्कृत के ही लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, केवल संस्कृत के नहीं कर रहे, संस्कृत के कर ही रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन सारे भारतीय भाषा में इसका एक जो एग्जाम्पल है वो हर जगह मिलता है। तो भारतीय भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या? बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा हम सीख रहे हैं तो फिर
वो अभी वो पेन यूज करना बंद कर दे क्या? वो पुराने जमाने का जो इंक में डुबो के जो पेन है वो अभी शुरू करने वाले हैं क्या? ऐसे भी प्रश्न आते हैं। कोई ऐसे प्रश्न करता है कि हम तो चांद पे जा रहे हैं, तो फिर भारतीय ज्ञान परंपरा की क्या जरूरत है? तो मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा में जाना ये कहीं तो भी पीछे जाना है और मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट है, ऐसा भी कई जगह पे ऐसी अवधारणाएं दिखाई पड़ती है। तो इसको देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा ये शब्द कैसे आया। इसका एक और मजेदार एक किस्सा है। हम जब मिनिस्ट्री में भारतीय ज्ञान परंपरा पर काम कर रहे थे तो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्री के सामने हमने ये प्रस्ताव रखा कि इसको इंडियन नॉलेज सिस्टम्स क्यों कह रहे हैं? इंडियन फिर से प्रॉब्लमेटिक है, भारतीय नॉलेज सिस्टम कहो। तब भारतीय नॉलेज सिस्टम में फिर भारतीय केवल आता है, फिर नॉलेज सिस्टम्स क्यों चाहिए? तो फिर ज्ञान का कुछ है उसमें, तो ज्ञान करो। तो भारतीय ज्ञान परंपरा ही इसको दे दो, जो भी है इंडियन नॉलेज सिस्टम बोलो ही मत। तो उन्होंने वो एक टॉपिक बाहर निकाला कि इसको इंडियन नॉलेज सिस्टम इसलिए कहना है क्योंकि अगर भारतीय ज्ञान परंपरा ये अगर इसका एब्रिविएशन करे तो बी फॉर भारतीय। अब ज्ञान को हर जगह पे अगर संस्कृत से एग्जैक्टली देखे तो वो है ज्ञान, वो केवल वो ज्ञान या ज्ञान नहीं है। मराठी में उसको ज्ञान कहते हैं, हिंदी में ज्ञान कहते हैं, लेकिन संस्कृत का अगर एग्जैक्टली हम उसकी एपिस्टेमोलॉजी देखें तो वो ज्ञान है। तो ज्ञान का आ जाता है जे और परंपरा का आता है पी। अब फिर से बन जाएगा बीजेपी। तो बोले ऐसे मत करो, पहले बहुत प्रॉब्लम है, इसको आईपीएस ही रखो, उसको बीटीएस भी कभी कभी बोल दो। लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो अपना जो एनईपी 2020 का जो डॉक्यूमेंट है उसमें वो आईपीएस इस नाते आया, इसलिए वो आईपीएस चल रहा है, नहीं तो वो भारतीय ज्ञान परंपरा ही है। भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब क्या? अगर सबसे पहला शब्द इसको देखें तो है भारतीय। भारतीय कौन है? जिसने भी भारत की इस भूमि में जन्म लिया वो सब भारतीय है, और केवल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का भारत नहीं। हमारा जो अखंड भारत की जो अफगानिस्तान से लेके जो हमारा सब चलता था, ये अफगानिस्तान से लेके नीचे तक जितने भी हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है जिसको भारत कहते हैं, उसमें जन्म लेना ही भारतीय है। इसलिए हम सब भारतीय हैं और इसका हमें गौरव है। बहुत सारे बड़े बड़े संत सत्पुरुष क्रांतिकारक कहे गए कि हमने भारत के भूमि में जन्म लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। लेकिन आज स्थिति क्या है? विवाह होता है भारत में, लेकिन अपत्य अगर जन्म को लाना है, अगर हम बच्चे पैदा कर रहे हैं तो यूके में या यूएस में। क्यों? क्योंकि उसकी सिटीजनशिप मिल जाती है। सिटीजनशिप यूएस की और इंडिया दोनों की, यूके की और इंडिया की दोनों की। तो केवल सिटीजनशिप के लिए हम आने वाले उस पीढ़ी को ये कहने से रोक रहे हैं कि हमने भारत में जन्म लिया तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो गया। वो तो नहीं कह पाएगा, वो तो उस में जन्म ही नहीं लेने वाला है। तो ये जो विकृतियां धीरे धीरे समाज में आ रही है, इसकी वजह से भारत विचारधारा, भारत की विचारधारा, भारत का रहन सहन, ये भी हम इस पीढ़ी को दे नहीं पाएंगे। तो भारतीय ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अब अगर एक डेफिनेशन देखें कि भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या, तो एक साधारणतः ऐसी डेफिनेशन आती है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से भारतीयों द्वारा निर्मित एवं अर्जित किया गया समृद्ध पारंपरिक विज्ञान, उस पूरे परंपरा का नाम है भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसका पहला शब्द हमने देखा भारतीय। अब पहले परिभाषा में ही चर्चा करेंगे। दूसरा शब्द था भारतीय संस्कृति में। संस्कृति मतलब क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो संस्कृति तो आने वाली है। संस्कृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कल्चर। कल्चर शब्द कैसे बना? कल्ट शब्द है, कल्ट। कल्ट हम कहते हैं इसका कल्ट म्यूजिक की तरफ है, इसका कल्ट संस्कृत की तरफ है। और अगर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में अगर आपने कल्चर की डेफिनेशन देखी तो वो कहते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन गोल एंड आल्सो हैविंग अ कॉमन लीडर। अगर लीडर बदल जाता है, इंटरेस्ट बदल जाता है, तो कल्चर बदल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 1970s की हम बात देखें तो अमिताभ बच्चन जी वेल बॉटम पहनते थे, तो सब लोग वेल बॉटम पहनने लगे। फिर धीरे धीरे कल्चर बदल गया,
नैरो बॉटम का फैशन आ गया, नैरो बॉटम पहले लगते हैं। तो कल्चर हमेशा बदलता है, ये एक उदाहरण के तौर पर बताया मैंने, लेकिन कल्चर हमेशा बदलता है। संस्कृति, यहाँ पे संस्कृत के विद्वान बैठे हैं सब। संस्कृति का सबसे पहला जो शब्द है, जो धातु है, वो है सम। उसका एक अर्थ ये भी है कि सम सम सततम, जो कभी बदल नहीं सकता। तो बेसिक डिफरेंस संस्कृति और कल्चर में यही आ जाता है कि कल्चर हमेशा बदलता है, संस्कृति कभी बदल नहीं सकती, वो अखंड है। संस्कृति की एक और परिभाषा जो कहते हैं वो है सम्यक कृति की संस्कृति। सम्यक मतलब एप्रोप्रिएट, कृति मतलब एक्शन। जहां पर भी एप्रोप्रिएट एक्शन है वो संस्कृति है। अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई अगर बुजुर्ग आदमी गिर जाता है तो कहीं पे बोर्ड लिखा है कि हम उसको उठाए और फिर बिठाए और फिर पानी पिलाएं। ये तो हमारे अंदर से आता है कि उसको उठाना चाहिए, उसको कहीं पे बिठा के उसको पूछना चाहिए आपको कहीं लगी तो नहीं। ये सब कोई बताता नहीं है, these are unsaid rules। ये एक संस्कृति का भाग है जो अंदर से आता है। इसलिए सम्यक कृति जहां पे भी है वो संस्कृति है, ऐसा मैं मानता हूं। अगर उसके विपरीत भी हो रहा है तो वो होती है विकृति, क्योंकि वो विपरीत है। जितनी भी विकृतियां हम देख रहे हैं, टेररिज्म सबसे बड़ी विकृति, तो ये सब होगी संस्कृति के अपोजिट विकृति। अब संस्कृति जैसा और एक शब्द है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है संस्कार। सम्यक कारयति, जो भी हम दे रहे हैं वो अगर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नहीं है तो वो संस्कार नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि इसके माता पिता ने तो शायद इसने अच्छे संस्कार नहीं दिए, लेकिन माता पिता अच्छे संस्कार देते हैं। टेररिस्ट के किसी भी माता पिता को पूछ लो आप कि आपने पहले से उसको ये बताया है कि गन पकड़ना है, वो उसको अच्छे संस्कार ही देते हैं। बाद में उसको जो भी उसका दिमाग घूम जाता है वो जो भी करता हो। तो संस्कार हमेशा संस्कृति को बढ़ावा देता है। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा और एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसी के जैसा, वो है संस्कृत। तो संस्कार और संस्कृति को जोड़ने वाला शब्द वो संस्कृत है, जो एक विचारधारा में बिठाता है। वो केवल एक भाषा नहीं है। संस्कृत ये संस्कार और संस्कृति को जोड़ता है। तो फिर वो कोई भी भाषा हो सकती है जो संस्कार और संस्कृति को जोड़ रही है। प्रकृति से आई हुई भाषा थी प्राकृत। संस्कृत जो एक अच्छे से विचारधारा में बंधी है, जो संस्कार और संस्कृति को जोड़ रही है, इसलिए वो है माध्यम है जो हम संस्कार से संस्कृति को लेके जाते हैं। मैं सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे पहले संस्कृति आती है और संस्कृति को बहुत ही गलत तरीके से कल्चर बताया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द इंग्लिश में हैं जो हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, जिसको नॉन ट्रांसलेटेबल्स कहते हैं। ऐसा और एक शब्द है जो आज बहुत हर जगह पे फेमस है, जो नॉन ट्रांसलेटेबल है, वो है धर्म। धर्म मतलब इंग्लिश में क्या? रिलीजन। धर्म मतलब रिलीजन हो सकता है क्या? महाभारत में एक बहुत सुंदर व्याख्या आती है, धारणा धर्म मिथ्या हो धर्मो धारयते प्रजा। जो धारण किया जाता है वो धर्म है। अगर आप किसी के पिता है तो आपका पितृ धर्म है, अगर आप किसी की माता है तो आपका मातृ धर्म है। हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा नागरिक धर्म है। आप सब लोग बैठे हुए यहाँ पे, कुछ लोग आचार्य है तो आपका आचार्य धर्म है। आचार्य, मैं शिक्षक नहीं कह रहा हूँ, आचार्य कह रहा हूँ। आचार्य मतलब आचरती आचरती थी आचार्य, जिसके आचरण की वजह से आगे वाले व्यक्ति का आचरण बदल जाए और एक उत्तम पुरुष या उत्तम मनुष्य इस नाते इस धरती पर विचरण करे, तो इस मनुष्य निर्माण के महान कार्य में हम सब लोग जुड़े हुए हैं। तो केवल शिक्षक नहीं है, 10 से 5 की ड्यूटी होने के बाद बाहर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है। बहुत बार महाराष्ट्र में भी हमारे यहाँ बहुत ऐसे केसेस अभी आए हैं कि टीचर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा है, लेकिन कहां तक? 5 o'clock के बाद लेक्चर खत्म होने के बाद पब में जाना, डिस्को में जाना, और अगर उस लड़की के साथ कुछ बुरा भला हो जाता है तो फिर कहना कि अगर वो फ्रेंड्स के नाते हम गए, लेकिन तब उसकी टीचर थोड़ी थी। तो अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता है, रात को कहीं पे कुछ हो जाता है, तो ये सिर्फ 5 बजे तक ही टीचर है, इसकी तो ड्यूटी है, इसका तो धर्म है।
कि उसको उस तरीके से रोके। एक जगह पे लिमिट आ जाती है कि आचार्य कौन है, विद्यार्थी कौन है। इसलिए धर्म जो मैं कह रहा था उसकी ये परिभाषा है कि जो धारण किया जाता है वो धर्म है। एक और सुंदर परिभाषा हमारे वैशेषिक दर्शन में आई है जो आचार्य कणाद जी ने की है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। अभ्युदय मतलब डेवलपमेंट, निःश्रेयसता मतलब कल्याण। अगर आप किसी को नमस्कार करते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं कल्याणमस्तु। उसको पूछो कल्याण मतलब क्या है, वो बता नहीं पाएंगे। कल्याण एक अलौकिक ऐसी शक्ति है जो आपको एक अलग ही आशीर्वाद प्रदान करती है, जो आपका आत्मिक उन्नति उसकी हो। डेवलपमेंट जो अभ्युदय है ये मॉडर्न जितना भी है उसमें हमको करना है। जनरली बहुत लोग ऐसे कहते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं अगर आप में से कोई कहता होगा, हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, हम लैपटॉप यूज नहीं करेंगे, हम एयरपोर्ट पे नहीं जाएंगे, हम विमान से कुछ प्रवास नहीं करेंगे, हमको ऐसे ही रहना है। तो ये तो धर्म की परिभाषा के अगेंस्ट हो गया। आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है लेकिन भारतीयता छोड़नी नहीं। इसलिए अभ्युदय और निःश्रेयसता ये दो शब्द आचार्य कणाद ने 12th सेंचुरी में ही बता दिए, उनको तभी से पता था। इसलिए अभ्युदय और निःश्रेयसता इसके तरफ भी जाना भी एक प्रकार का धर्म है। तो धर्म की बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन धर्म मतलब रिलीजन नहीं हो सकता। वो ब्रिटिशर्स आए, उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी किसी से बात करो तो कोई कहता है मैं ये धर्म का हूँ, मैं वो धर्म का हूँ। अब हमारे बोलने में वो आ गया तो हमें कहते हैं इसको रिलीजन, तो ये रिलीजन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे नॉन ट्रांसलेटेबल्स है। धर्म है, संस्कृति है जिसकी हम बात करते हैं, भाव शब्द है। अब भाव मतलब लोग कहेंगे भावना, भावना मतलब इमोशंस होता है। भाव मतलब इमोशंस नहीं हो सकते, फीलिंग्स नहीं हो सकती। भाव तो अपने अंदर अलग ही जागृत करता है। महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय है वो पंढरपुर में जब विठ्ठल के दर्शन को जाते हैं, यहाँ पे भी विठ्ठल का बहुत सुंदर उसका एक अलग ही संप्रदाय है जो बहुत अच्छे से उसकी भक्ति संप्रदाय में गणना होती है। ये जो वारकरी लोग है ये इनका एज ग्रुप 16, अभी तो 8 साल के भी बच्चे जाते हैं, 200 किलोमीटर पैदल चल के पंढरपुर जाते हैं। वो उनका भाव है। आप अगर किसी को भी उठ के कहे कि आप 200 किलोमीटर चल के जाओ तो नहीं जा सकते, लेकिन ये भाव उनको शक्ति देता है। तो वो केवल इमोशंस नहीं है, भावना नहीं है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। इसलिए नॉन ट्रांसलेटेबल्स का एक पुस्तक ही है, नॉन ट्रांसलेटेबल्स बाय राजीव मल्होत्रा। अगर आप ले सकते हैं तो लीजिए। बहुत सुंदर अलग अलग प्रकार से उसके भारतीय संस्कृति में आने वाले नाम जो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो सकते वो है। तो हम कह रहे थे भारतीय संस्कृति, फिर क्या हुआ? भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में चले गए। प्राचीन काल में ऐसा क्या हुआ था? क्यों प्राचीन काल की बात करते हैं? भारतीय ज्ञान परंपरा लोग कहेंगे यार अभी भी तो हुआ है। आज अगर मैंने बैठ के 5वां वेद लिख दिया, चलो 4 वेद है, मैं 5वां वेद लिख रहा हूं, तो क्या भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है वो? तो 5वां वेद अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? ये आपकी असाइनमेंट है, बाद में ढूंढ लीजिए। तो प्राचीन काल में ऐसी बातें हुई है कि भारत पर कम ज्यादा 1200 आक्रमण हुए। अगर इतिहास देखें 1200 आक्रमणों के बाद भी आज भारत अच्छी स्थिति में है। कैसे समझ में आता है? हमको हमारे पिताजी पता है, उनके पिताजी पता है, पिताजी के पिताजी पता है, कुछ लोगों के घर पे वंश वृक्ष होता है। अभी हम बात कर रहे थे तो सर कह रहे थे कि हमारे जो पूर्वज है वो शिवाजी महाराज जी के दंडनायक थे। कहां से चलती आ रही है परंपरा? अभी भी हमें पता है कि हमारा भारत देश कहां से कहां आ रहा है, लेकिन आज ही हमारे ही पीढ़ी ने ये एग्जाम्पल देखा है कि अफगानिस्तान पर एक हमला हुआ और अफगानिस्तान निस्तेनाबूद हो गया। भारत पर 1200 हुए हैं छोटे मोटे अगर हम देखें, लेकिन इतनी अच्छी स्थिति में हमें दिखता है। इसके पास एक शक्ति है, ऐसा मैं समझता हूं। उस शक्ति का नाम है सज्जन शक्ति। सत इति सत्य, जन इति जनः। सत्य के आधार पर जिन महापुरुषों ने अपना जीवन व्यतीत किया, ऐसे सारे उन्हीं की वजह से आज भारत इतनी अच्छी स्थिति में है। तो उनके कौन कौन है लोग ऐसे आप पूछे तो सबसे पहले दिमाग में कौन आते हैं? भारत के लिए जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, क्रांतिकारक। कितने भी हमारे क्रांतिकारक हो गए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए,
बाल गंगाधर तिलक हुए, जिनकी वजह से आज हम बात, अभी भगत सिंह जी जिन्होंने इतना पढ़ाई की थी, वो आराम से यूएस यूके में सेटल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना कि मैं भारत के लिए अपना जीवन दे दूंगा। मैं हम दिल्ली में थे सर, और हमें बताया गया कि भगत सिंह जी को एक जगह पे रखा था जेल जाने से पहले, अपना फांसी जाने से पहले। अब वो जो जगह है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी बन गई है, लेकिन वो उस जगह पे भगत सिंह जी को रखा गया था। और उस जगह पे हम जब जाते हैं, आप लोग थे कि नहीं, हम दूसरे दिल्ली वाले लोगों के साथ गए थे, तो उस जगह पे हम जब जाते हैं तो एक छोटा सा कमरा है बिल्कुल, जहां से एक लिफ्ट जैसा कुछ दिखता है, जहां से उनको भोजन आता था, एक ही दिन के लिए रखा था। वहां पे कुछ अंधेरा, बिल्कुल कहीं उजाला नहीं, कुछ नहीं। उस समय उन्होंने एक पुस्तक लिखा कि मेरा जीवन कितना धन्य हो गया, मेरे से कल फांसी हो रही है। मतलब किस तरीके से उनकी सोच होगी। आज 90% नहीं मिलते तो तुरंत आत्महत्या हो जाती है, और कल वो फांसी पे जाने वाले थे और वो खुश थे, वो कह रहे थे मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे भी लोग हमारे पास है। तो उस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो क्रांतिकारक थे, इनकी वजह से आज भारत अच्छी स्थिति में है। एक दूसरी लिस्ट आती है, वो है भारत के वैज्ञानिक। मैं तो वैज्ञानिक ही कहता हूँ, साइंटिस्ट। आचार्य वराहमिहिर, आचार्य चाणक्य, आचार्य चंद्रगुप्त, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, आचार्य नागार्जुन, कितने नाम ले, लेकिन इनमें से कई नाम तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमने वो सीखे ही नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमको कभी पढ़ाया ही नहीं। अगर आचार्य नागार्जुन ने केमिस्ट्री में कुछ काम किया है, हमको तो केमिस्ट्री पता है। मैं इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे तो कभी पूरे इंजीनियरिंग के करियर में कोई भारतीय नाम नहीं दिखा, लेकिन जब मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की बात करता हूँ, उसमें हमने जब देखा तो ऐसे वैज्ञानिक हमारे पास थे। आज के आर्किटेक्ट बोलते हैं 50 साल बस बिल्डिंग चलेगी, बाकी गिर जाएंगी, लेकिन तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर देखिए, हजारों साल से वैसा ही है। तो ये जो आर्किटेक्ट, ये जो इंजीनियर्स, ये जो सिविल इंजीनियर्स थे, ये तो हमारे भारत के पास ही थे। तो ये लिस्ट है जो प्राचीन काल से इन भारतीयों द्वारा जो निर्मित और अर्जित किया गया है, वो समृद्ध, क्योंकि प्रॉस्परस है ही, पारंपरिक, क्योंकि परंपरा से आ रहा है, और विज्ञान, केवल ज्ञान नहीं कहा है, विज्ञान कहा है। विज्ञान को फिर से इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइंस। साइंस माने शास्त्र होता है, शास्त्रार्थ राजनीति शास्त्र। ऐसा करो तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिजिक्स में आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करो, आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप केमिकल कॉम्बिनेशन से कुछ करो तो ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे। इसलिए रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, विज्ञान को किसी में पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकता, फिर से नॉन ट्रांसलेटेबल। किसी भी चीज का विशेष ज्ञान जिसमें है वो विज्ञान है। वो हमारे यहाँ इसका एक उल्लेख आता है, प्रथम गुरु और प्रथम शिष्य का संवाद है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम स रहस्यम तदन्तच गृहाण गणितम मया। प्रथम शिष्य प्रथम गुरु से कह रहा है कि मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करो जो विज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसा गुह्य ज्ञान मुझे दो। आगे कहते हैं यावाहनम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम वसुदेव तदनुग्रहात्। यावाहनम यथा भावो, उस भाव से जिसमें रूप गुण और कर्म, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आज साइंस कह रही है, रूप गुण और कर्म के आधार पर तद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम वसुदेव तदनुग्रहात्। ये विज्ञान, अगर आसान शब्द में इसका उदाहरण दें तो एक बार एक 12th पास किया हुआ एक लड़का मेरे पास आया और उसने कहा मुझे संगीत पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है, उस कॉलेज में चले जाओ और पूछ लो कैसे होता है। वो एक कॉलेज में गया, उसने कहा मुझे संगीत पढ़ना है। वो कहे कि ठीक है, 12th की मार्कशीट, फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह जो भी रहता है, लिविंग सर्टिफिकेट, वो सब दे दो, एडमिशन मिल जाएगी। तो उसने कहा कितना टाइम लगेगा? तो बोले 3 साल में हो जाएगा। तो वो मेरे पास आया, बोले 3 साल में पढ़ा रहे, संगीत सीख जाऊंगा। मैंने कहा काशी के एक विद्यापीठ में, काशी में एक गुरुकुल पद्धति है जहाँ पे एक घराना है जहाँ पे भी वो संगीत सिखाते हैं, एक बार वहां जाके देखो। तो वो वहां गया, वहां पे उसने बोला कि मुझे संगीत पढ़ना है, मैंने वो 12th की मार्कशीट वगैरह लाई है। तो वो बोले उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बोले क्या करना होगा? कुछ नहीं, बोला बिस्तर लेके रहने आ जाओ। तो बोले अरे कितने 3 साल में पढ़ाएंगे ना?
बोले पता नहीं, 3 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 50 साल भी लग सकते हैं। बोले ऐसे क्या पढ़ाने वाले हो? बोले कुछ नहीं, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, प्राणायाम आदि योग सब करना पड़ेगा, उसके बाद रियाज करना पड़ेगा, फिर पूरी दिनचर्या बताई। तब उसको समझ में आया कि ये जो 3 साल में हम देख रहे हैं वो तो केवल ज्ञान है। बहुत सारे ऐसे एमए या बीए म्यूजिक मैंने देखे जिनको सच में म्यूजिक नहीं आता, लेकिन घराने में जो पढ़ा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल पद्धति से, वो अपने दिनचर्या से उसको जोड़ रहे हैं। कोई भी चीज को अपने दिनचर्या से हम उसको जोड़ते हैं तो उसका विशेष ज्ञान मिलता है, वो है विज्ञान, वो केवल साइंस नहीं है। तो इसलिए ये जो विज्ञान है ये हमारे भारत ने हमको दिया हुआ है। इस विज्ञान के आधार पर हमने आज तक इतने अलग अलग प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो अलग अलग बातें हुई है, वो इस विज्ञान के आधार पर है। इसलिए ये भारतीय ज्ञान परंपरा है। ऐसी एक परिभाषा अभी हर जगह पे भारतीय ज्ञान परंपरा की जितनी भी पुस्तकें हैं उसमें ये दिखती है, उसका मैंने विश्लेषण किया। अब आप कहेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा ये तो ठीक है, लेकिन उसमें है क्या? ये तो ठीक है, चलो परिभाषा वगैरह हो गई। तो भारतीय ज्ञान भंडार है, जिसको हम नॉलेज रिपोजिटरीज कहते हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, एक है ट्रेडिशनल नॉलेज। सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज में जो मैंने डिपार्टमेंट में देखा अभी, जो सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज मतलब जो डॉक्यूमेंटेड नॉलेज है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हम कहते हैं, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो इतनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स, अभी नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन बना है भारत सरकार का, जिसमें इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पे भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उसको खोल के आप पढ़िए तो फिर तो बहुत इजी है। 5000 मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है, पढ़ लो और ज्ञानी बन जाओ। लेकिन पढ़ ही नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि उसमें अलग अलग स्क्रिप्ट्स है। कोई कहता है शारदा स्क्रिप्ट है, कोई कहता है ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। अब ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स एक डॉक्यूमेंटेड नॉलेज है। उसके बाद हमारे बहुत सारे शास्त्र है, ऐसे ऐसे शास्त्र जो नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में चल के रात हो गए, लेकिन फिर भी वो शास्त्र हमारे पास अभी भी है। वो क्यों है? तो दूसरा जो हमारे जो कैटेगरी है वो है ट्रेडिशनल नॉलेज, जो गुरुकुल पद्धति से आती है, जो मौखिक परंपरा से चलती है, जो गुरु शिष्य के संवाद से चलती है। और केवल वेद और इसमें गुरुकुल में नहीं, हमारे जो बुद्ध के त्रिपिटक है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, वो भी गुरुकुल पद्धति से आते हैं। जो जैनों के आगम है वो भी गुरुकुल पद्धति से आते हैं। भारत में कभी भी ज्ञान के आधार पर जाति और धर्म में तो कभी बंटवारा हुआ ही नहीं। ये सब आक्रांति ने आके हमारे दिमाग में भर दिया, वो उस धर्म का है, वो इस जाति का है, वो उस धर्म का है। अगर आप वेद खोल के देखे, मैंने जब वेद खोल के देखे तो मुझे पता चला, वेद तो फिर से सब सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट टेक्स्ट ऑन दिस अर्थ आर वेद, जो 1500 साल पहले आए। हम तो कहते हैं कि वेद तो अनादि और अनंत है, लेकिन चलो हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि पहले आए तो मान लेते हैं। अब अगर आप वेद खोल के देखें तो उसमें एक भी आपको ना धर्म का उल्लेख है, ना जाति का उल्लेख है, ना राम है, ना कृष्ण है, ना बुद्ध है, ना जैन है। उसमें केवल और केवल मनुष्य कल्याण है, क्योंकि उसमें प्रकृति से संबंधित बातें आती हैं। उसकी देवता ही है वृक्ष, वनस्पति, उसकी देवता मन भी एक है। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, यजुर्वेद में एक बहुत सुंदर सूक्त है जिसे शिव संकल्प सूक्त कहते हैं। यज्जाग्रतो दूरमतेति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव के आराधना के लिए यूज होता है, लेकिन है क्या उसमें? उसकी देवता मन है। मन मतलब माइंड नहीं, फिर से वही प्रॉब्लम है। मेरा तो प्रॉब्लम ही नॉट ट्रांसलेटेबल उसमें है। मन मतलब एक अंदर जो भी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेद में बताइए। आप बताइए, वेद में उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए। यज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवम, जब जागृत अवस्था में है तो वो दूर जा सकता है। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं और किसी को एकदम से लगता है कि अरे मैं मेरा मोबाइल भूल गया, कहाँ भूल गया होगा? घर पे फिर अंदर बेडरूम में, फिर वहां पे वो टेबल है वहां रखा है, वो यहीं पे बैठा है, लेकिन हम चले गए बेडरूम में। ये जो मन की जो शक्ति है ये इसमें बताई हुई है। यज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति, जब वो सुप्त अवस्था में, निद्रा अवस्था ना हो तो पास में है। हम सपने देखते हैं ना, तो पास में रहता है, मन के तो द्वारा ही तो होता है सब। दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्प। ऐसे मन को हम प्रणाम करते हैं, जो भी आगे फिर पूरा वो सुप्त आता है। मन के बारे में
मन की परिभाषा से लेके उसकी फंक्शनिंग तक सब कुछ वेदों में है। माता सूक्त है वेदों में। मैंने जब वेदों का अध्ययन किया, माता सूक्त, माता किसको कहते हैं, उसके उसको उसको गर्भ प्राप्त कहां से होता है, कैसे होता है, 10 महीने 10 साल ये दिया हुआ है वेदों में। अभी वो 9 महीने 9 दिन हो गए हैं उसका, 9 months 9 days अभी कह रहे हैं। वेदों में उसको 10 महीने और 10 दिन ऐसा बोला। ये तो बायोलॉजी है, ये तो साइंस बता रहा है। तो वेदों में केवल पूजा पाठ की क्रिया करना नहीं है, वेदों में ये साइंस भी है। तो ये मैं कह रहा था कि जो ओरल ट्रेडिशंस है वो उस समय उस हिसाब से भारतीय ज्ञान परंपरा में आते हैं। तो ये है ट्रेडिशनल नॉलेज और सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, से 2 नॉलेजेस हमारे यहाँ पे है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर हमने पढ़ा क्यों नहीं? इतने साल हो गए ना, मैंने भी काम भी किया है, मैंने भी किया है। 10th में नहीं था, 12th में नहीं था, ग्रेजुएशन में भी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी नहीं है, फिर जॉब लग जाता है, फिर शादी हो जाती है। ना वेद है, ना पुराण है, ना इतिहास है, ना त्रिपिटक है, ना आगम है। अब कह तो रहे हैं आप कहेंगे, आप तो बहुत कह रहे हैं कि सब कुछ है, तो है कहाँ पे? तो 18th सेंचुरी में लॉर्ड मैकॉले, ये जो विद्वान थे, मतलब ऊपर दृष्टि से बोल रहा हूँ, कोई विद्वान वगैरह नहीं थे। इस लॉर्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बेगर, हु इज thief such wealth I have seen in this country, such moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country. उनको तो लगता ही नहीं था कि हम देश को कभी जीत पाएंगे, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and better than their own, they will lose their self-esteem and they will become what we want them, a truly dominated nation. और वही हुआ। For if the Indians think that all that is foreign and English is good and better than their own, तो अभी आप कहीं भी जाओ, मैं तो एक दिन विमान में प्रवास कर रहा था, मेरे एक मित्र मिल गए, मैंने कहा बहुत दिनों बाद मिले हैं, चलो साथ में बैठते हैं। तो मेरे बगल वाली सीट पे जो बैठे थे उनको मैंने कहा कि आप मेरे मित्र की जगह पे बैठ जाएंगे आगे, हमको तो रोज हम साथ में जा रहे हैं, हमको साथ में बैठना है। तो उसने मेरे को बहुत ही अलग तरीके से देखा, एकदम ऐसे देखा जैसे मैं बहुत ही गवार हूँ। तो मेरे जो मित्र थे उन्होंने कहा सर ऐसा नहीं है, एकदम ऐसा नहीं है। तो वो आगे आया और कहा कि जेंटलमैन कैन यू प्लीज सिट ऑन माय सीट ऑन द फ्रंट, वी आर टुगेदर, वी नीड टू सिट टुगेदर। तो उसने तुरंत कह दिया या श्योर, था इंडियन ही, लेकिन इंग्लिश में बात करो। विमान में तो मैं तो एरोप्लेन में तो देखता हूँ तो लोग अपने अलग ही, मतलब वो तो अपने खुद को एक इंस्टीट्यूशन ही समझते हैं। पहले के जमाने में जो इतने बड़े बड़े संत सत्पुरुष थे वो उनके चरित्र में लिखते थे कि मैं ट्रेन से प्रवास कर रहा था, मुझे कोई मिल गया, उससे मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये तो बातें बंद ही हो गई है। डिसिप्लिन तो वैसे ही एरोप्लेन में रहता है, कोई किसी से बात नहीं करता। अब तो सब आ गया है, नेटफ्लिक्स भी यहीं पे है, अमेज़न प्राइम भी यहीं पे है, डाउनलोड भी हो जाता है, तो नेट की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये जो इंग्लिश इज ग्रेटर देन देयर ओन जो है, ये हमारे पास हमने इंप्लीमेंट कर दिया और ये नैरेटिव सेट हो गया कि 90% अगर मिलते हैं साइंस में, तो अगर किसी को पूछते हैं कि 90 में क्या लेने वाला है, तो बोलता है आर्ट्स। बोलते हैं आर्ट्स 90% मिल गया, आर्ट्स ले रहा है। क्यों आर्ट्स भी ले सकता है वो? 90% मतलब इंजीनियर ही बनना है, और आर्ट्स में कुछ भी नहीं रखा है। संस्कृत तो फिर मतलब हो गया, फिर तो बहुत दूर दूर की बात है। संस्कृत में हमें इंजीनियरिंग के टेक्नोलॉजीज की बहुत सारी रेफरेंसेस मिल रही है, मैं बताऊंगा आगे, और 5 मिनट है शायद मेरे पास। तो ये जो नैरेटिव हमने सेट किया हुआ है कि इंग्लिश ही अच्छा है। घर पे अगर कोई माता पिता बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं अपने मातृभाषा में, कन्नड़ में, मराठी में, हिंदी में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चे से बात करनी है तो काम ये है, सिट, ईट। ये तो पहले अपने घर के कुत्तों को करते थे, अभी उसका रिप्लेसमेंट बच्चे में आ गया है। तो बच्चे बाहर जाके इंग्लिश सीखने ही वाले हैं, सीखनी भी चाहिए क्योंकि इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। मैं इंग्लिश को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज अगर अपने बच्चों के हाथ में आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज, कोई भी मातृभाषा का कोई किताब उसके हाथ में दे दे और कहे कि पढ़ो इसको, तो वो पढ़ने के बाद हमें हंसना है कि रोना है, वो हमें समझ में नहीं आता। इस तरीके से स्थिति है। तो ये हमारे घर पे ना हो, इसलिए
घर पर ही मातृभाषा बोलना, हमारी भारतीय भाषा बोलना, कोई भी भाषा हो, कन्नड़ हो, हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, हमें ये पढ़ानी चाहिए। ये एक प्रावधान जो भारतीय भाषा को बढ़ावा देने का है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा में है। और इसलिए ये जो इंग्लिश इज गुड ग्रेटर देन देयर ओन, इसका ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, जो वेस्टर्नाइजेशन की हम लोग जा रहे हैं कि हमको बहुत लगता है कि यूके में, यूएस में वो बहुत बड़े-बड़े कांच की बिल्डिंग है, बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैंने धारवाड़ में, जब मैं आया धारवाड़ और हुबली, वहाँ पे तो थैंक गॉड अभी तक वो नहीं है। हमारे यहाँ पे जो मेट्रो सिटीज है वो बड़े-बड़े 32 फ्लोर्स की बिल्डिंगें बन गई है, कांच की एकदम चकाचक। लोगों को लगता है आप डेवलप हो गए, लेकिन हमने नकल तो कर ली, लेकिन अकल का इस्तेमाल किया ही नहीं। यूके में, यूएस में क्यों बना रहे हो कांच की बिल्डिंगें? क्योंकि 6 महीने बाद वहाँ पे कहीं तो भी सूर्य नारायण जी के दर्शन होते हैं। हमारे यहाँ पे 48 डिग्री में कौन से दर्शन की जरूरत है आपको? कांच की बिल्डिंगें बना के रख दी है। एडवोकेट जो है वो काली कोट पहन के अभी भी जा रहे हैं 48 डिग्रीज में। तो हर चीज को हमको अगर सच में उसमें से कुछ लेना है तो अच्छी बातें लीजिए, लेकिन अकल के साथ नकल कीजिए, ये उसके पीछे का है। तो ये मैक्रो एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया कि हमारे संस्कृत, हमारे भारतीय भाषा को दूर कर दिया और इंग्लिश ही अच्छा है ये कह के वो हमारे पास आया और उन्होंने धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया। इसलिए हमें गुरुकुल में पहले तो सब लोग 12 साल पहले वेद पढ़ते थे। इतिहास गवाह है, कृष्ण और सुदामा दोनों एक ही आश्रम में, शांतिपनी आश्रम में वेद पढ़ने जाते थे। उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन होता था कि अगर किसी को मतलब क्षत्रिय छात्र धर्म में जाना है, क्षत्रिय बनना है तो फिर धनुर्वेद देखो, अगर किसी को पढ़ाना है तो फिर ऋग्वेद का कोई उपवेद है वो देखो। तो सिर्फ उपवेद जो है उसके स्पेशलाइजेशन होते थे। तो इसलिए वेदों का अध्ययन जब कर लेते थे तो ऑलमोस्ट सारा ज्ञान हो जाता था। ऐसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स फैकल्टी नहीं थी, वेद में तो सब कुछ है, एक ही डायरेक्शन से सब है। रस, आपको पता है रस किस में आता है? रस धातु या रस हम कहते हैं, संस्कृत में आता है। किसी भी चीज को हम कहते हैं उसका धातु जो है वो रस है, रसो वही सा कहते हैं। अब अगर आप घर पे चाय बना रहे हैं तो केमिस्ट्री वाले कहेंगे कि ये भी तो रस ही है, रसायन, कुछ तो भी हो रहा है फिर रस बन रहा है। नाट्यशास्त्र वाले कहेंगे कि हमारे तो नौरस है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग या उस पर चले जाए तो फिर धातु रस धातु कहते हैं, वो भी तो आता है। मेडिकल फील्ड में अलग रस है, एक रस है सिर्फ, लेकिन आ रहा है हर फील्ड में। इसलिए हमारा जो था ये मल्टीडिसिप्लिनरी था, हमारा अप्रोच हर चीज को लेके मल्टीडिसिप्लिनरी का होता था। अब लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं लेकिन उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती, जो लोग साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं उसको संस्कृत नहीं आता। इसलिए ना रिसर्च हो पा रहा है, ना इनोवेशन हो पा रहा है, ना ही हम हमारे भारतीय संस्कृति के कोई ट्रेडिशनल टेक्स्ट में देख रहे हैं कि संस्कृत में लिखे हुए जो श्लोक है उसमें भी हमें साइंस मिल सकता है। तो ये बातें जो है ये मैक्रो एजुकेशन सिस्टम की वजह से नष्ट हो गई और हम सब लोग आ गए इस एजुकेशन सिस्टम में जिसमें हमें समझ में नहीं आता कि साइंस में जाने के बाद तो फिर हम लॉक कर देते खुद को। मैथमेटिक्स छोड़ना है तो 11वीं में छोड़ देते, उसको मैथमेटिक्स देखते ही नहीं। ज्योतिष शास्त्र हमारा, ये जो वेदांत ज्योतिष हम कहते हैं ना, ये वेदांत, ये जो एस्ट्रोलॉजी आई है ये बात की बात है। हाथ पढ़ना, कुंडली देखना, मेरी शादी कब होगी, 12th स्टैंडर्ड पास होगा या नहीं, ये सब बात की बातें थी, ये तो बाद में मनुष्य ने लाई है। लेकिन हमारा वेदांत ज्योतिष यहाँ बैठ के बताता है कि भूमि के पुत्र को, मंगल को भौम कहते हैं। भौम कहते हैं ना क्योंकि वो भूमि जैसा है, भूमि का पुत्र है इसलिए भौम है। आज साइंटिस्ट वहां पे जाके कंफर्म कर रहे हैं कि अरे हमको अर्थ पे पानी, वो मंगल पे पानी मिला जो अर्थ जैसा दिख रहा है। अब ये लोग तो कहीं वहां पे गए नहीं थे, यहीं पे बैठ के यार पिंडी तक ब्रह्मांड नहीं। तो हमारे यहाँ तो जितने साइंटिस्ट हैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, मैं अभी तक अंदर गया नहीं हूँ, अभी अंदर जा भी नहीं सकता हूँ, लेकिन ओवरव्यू अगर हम बताएं भारतीय ज्ञान परंपरा तो इस हिसाब से है। इस भारतीय ज्ञान को हमने कभी यूज ही नहीं किया, अब वो पढ़ा हुआ है और इसलिए इस भारतीय ज्ञान को हमको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाना है। इसलिए इस मैक्रो एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमने कभी वेद खोल के नहीं देखे, वेदांत खोल के नहीं देखे, पुराण पता नहीं है। एक जगह पे मैं लेक्चर देने गया था, स्टूडेंट्स को पूछा वेद और पुराण में क्या फर्क है, तो कहते वो एक ही तो है, वो कुछ तो भी, वेद भी वैसे पुराण भी वैसे ही है।
उपनिषद भी सेम, हाँ वही उपनिषद मतलब कि वेद, मतलब अब तो ऐसे ऐसे अवधारणाएं हो गई है। वेद कितने हैं मुझे तो कहते हैं कि कुछ 5-6 है, नाम नहीं पता। तो ऐसे अगर हमारे ही संस्कृति को, हमारे ही अगर लिटरेचर को हमने इस तरीके से अगर कर दिया तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं वेदों में से और फिर मैं वाणी को विराम दूंगा। ऋग्वेद का पहले अध्याय का 164वां सूक्त का 51वां मंत्र, अब जनरली मैं देख के पढ़ता हूँ लेकिन अब मैंने इतने सारे बार ये बोल दिया तो मुझे याद हो गया है। मैंने वो खुद पढ़ा है और हमारे यहाँ नागपुर में जगतगुरु श्री देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च में यही रिसर्च चलता है कि वेदों में से किस तरीके से हम कॉन्टेम्पररी में इसको लाए। बहुत एकदम परफेक्ट मैच होता है, तो ही उसमें भी कुछ प्रावधान है कि कुछ भी हम वेद को लगता है करके नहीं कर सकते हैं, उसके बहुत सारे मेथोडोलॉजी है, उसके हिसाब से जाना पड़ता है। तो ये जो मंत्र है वो है समानमेकदुदकम उच्चैत्य वचाभिः भूमि पर्जन्या जिन्वन्ति दिवम जिन्वन्ति अग्नयः। जिन्होंने पौराण सूक्त पढ़ा है उनको पता है उसमें वो है, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल का ये एक बहुत सुंदर मंत्र है। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? समानमेकदुदकम, समान मतलब इक्वल, उदक मतलब पानी। अगर आप 7-6 स्टैंडर्ड की साइंस की किताब खोल के देखें तो उसमें एक्सियोम आता है मास ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट ऑन दिस अर्थ, ठीक है। समानमेकदुदकम उच्चैत्य वचाभिः, उच्च मतलब ऊपर जाना, अव मतलब नीचे आना, तो क्या हो रहा है? ये ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। भूमि पर्जन्या जिन्वन्ति, भूमि मतलब अर्थ, पर्जन्य मतलब वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जिन्वन्ति मतलब सेटिस्फाई करता है, आता है। और बाद में कहते हैं दिवम जिन्वन्ति अग्नयः, दिवम मतलब आकाश, जिन्वन्ति मतलब फिर से सेटिस्फाई करता है। और अग्नयः सूर्य के तेज से तपा हुआ पानी जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। एक मंत्र है जिसमें क्या आ गया? वाटर साइकिल। अगर ऋग्वेद में वाटर साइकिल मिल सकती है तो केवल ऋग्वेद में 10,552 मंत्र है, आप सबको पता है। केवल यजुर्वेद में 2000 से ज्यादा मंत्र है, केवल अथर्ववेद में 7000 से ज्यादा मंत्र है। अगर इस सारे मंत्रों पे अलग अलग प्रकार से रिसर्च हुए, प्रॉपर रिसर्च, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च मैंने देखे कि मित्र मतलब मैग्नेटिज्म, वरुण मतलब कुछ तो भी, ऐसे नहीं। प्रॉपर रिसर्च अगर हम करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि जिसको संस्कृत आता है और जिसको इंजीनियरिंग आती है, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ऐसे इनोवेशंस हम ला सकते हैं और इस तरीके से हम साइंस को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साइंस से भी शायद आगे चले जाए, लेकिन अभी तक रिसर्च ही नहीं हुई शायद, इसलिए आगे हम जा नहीं पा रहे। अलग अलग प्रकार के साइंस है, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है, अलग अलग प्रकार के आर्किटेक्चर है। समरागढ़ सूत्रधर नाम का टेक्स्ट आप सबको पता होगा, इतना सुंदर टेक्स्ट है। उसमें जो रिंग रोड है उसका कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। मतलब तब के जमाने में वो था कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करके किस तरीके से बनाना चाहिए, टाउन प्लानिंग, मंदिर कहाँ होने चाहिए, देवालय कहाँ होने चाहिए, एजुकेशन सेंटर्स कहाँ होने चाहिए, एडवोकेट मतलब जो हाई कोर्ट्स है वो कहाँ पे होने चाहिए, ये सारी बातें उस टेक्स्ट में दी हुई है। युक्ति कल्पतरु नाम का एक टेक्स्ट है जिसमें ओशनिक स्टडी, जो भी हम मतलब पानी में देख रहे हैं, सी में देख रहे हैं, उसके नीचे जो भी बातें हैं, एलिमेंट्स है, उसका विज्ञान। अब तब के जमाने में तो कोई किसी ने स्कूबा डाइविंग करके देखा नहीं होगा। तो ये सारी बातें संस्कृत के टेक्स्ट में आ रही है, ऐसे हिंदी में भी है, मलयालम में है, कन्नड़ में है, मराठी में है, पूरे टेक्स्ट के नाम है। अगर किसको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, अभी मैं दिखाने के स्कोप में नहीं हूँ इसलिए। मणिपुरी में नुमित कप्पा नाम का ग्रंथ है, मणिपुरी भाषा, आप सोचिए 1st सेंचुरी, नुमित कप्पा, उसमें ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी बनाई हुई है। 1st सेंचुरी में हम ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। कितना प्रगल्भ हमारा विज्ञान होगा जो हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। तो इसलिए ज्यादा बात नहीं कहूंगा, ओवरव्यू देना था। ओवरव्यू के हिसाब से मुझे लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का अम्ब्रेला बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। यूजीसी ने 2 क्रेडिट कोर्स लाया है, ठीक है, लेकिन वो एक कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंडियन नॉलेज सिस्टम ये एक लेवल है जो इंटरकनेक्टेड डिसिप्लिन्स को दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में सर पाणिनि अष्टाध्यायी और कंप्यूटेशनल मतलब कंप्यूटर साइंस, इसको मिला के कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स नाम का एक अलग ब्रांच बाहर आई है जिसको मल्टीडिसिप्लिनरी कहते हैं। जो ये जो सीएमडीआर जो कार्य कर रहा है उसी से रिलेटेड जो मल्टीडिसिप्लिनरिटी है, और वही हो रहा है ना।
पाणिनि अष्टाध्यायी से और कंप्यूटर साइंस को ऑनरेबल मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी उन्होंने कितनी बार कहा कि कंप्यूटर की परिभाषा जो है या जो लैंग्वेज है वो संस्कृत तो करिए, उसको देखिए। तो संस्कृत का एक और पेपर बाहर निकला है कि डायस्लेक्सिया पता है आपको? तारे जमीन पर मूवी देखी किसने? तो ये जो उल्टा है उल्टा भी ये जो लिखते हैं इसको डायस्लेक्सिया कहते हैं। ये संस्कृत बोलने से उसको ये बीमारी जा रही है, ये अभी पेपर आया हुआ है। क्यों? क्योंकि अपने अगर आप थोड़ा सा साइंटिफिकली उसको देखें तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर डील्स विद लॉजिकल थिंकिंग, राइट हेमिस्फीयर डील्स विद इमोशनल क्वोशंट। इन दोनों के इंटरडिसिप्लिनरी, उसमें भी इंटरडिसिप्लिनरी है, दोनों के नर्व जो है वो अलग अलग तरीके से संस्कृत बोलने से, उच्चारण से दोनों के नर्व जो है जो अपने आप एक्टिवेट होते हैं। इंग्लिश से केवल एक ही नर्व एक्टिवेट होती है, मैं नहीं कह रहा हूं, पेपर कह रहा है, आप पेपर को देख लीजिए। संस्कृत में 8 साल से जो लोग संस्कृत का उच्चारण करते हैं वो उच्चारण से ही वो डायस्लेक्सिया जो चला जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत बात करने को बहुत है, समय की सीमा है, इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ जाइए। भारतीय ज्ञान परंपरा में ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न एक्सपर्ट्स को भी बुला सकते हैं। अगर आपको नहीं लग रहा है कि हमारे पास जो ज्ञान है, सिर्फ जिसको संस्कृत आता है वो बहुत सारे लोग वेद नहीं पढ़ सकते, वेदों का संस्कृत से अलग है। जो हमको लगता है कि अर्थशास्त्र अगर पढ़ना है तो किसी भी इकोनॉमिस्ट को, मैनेजमेंट के कोई भी है, उनको बिल्कुल रीच आउट टू देम एंड साथ में बैठ के इंटरडिसिप्लिनरी काम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जिससे कुछ तो भी बाहर आएगा। और अगर सबके सब अगर इसमें जुड़ गए तो आई एम वेरी श्योर कि हम विश्व को बता पाएंगे कि भारत के पास जो ज्ञान है, और विश्व को पता है, ये हमें ही नहीं पता है। यूएस में, यूके में यही काम हो रहा है। हिंदू स्टडीज के बारे में सबसे ज्यादा काम यूएस में और यूके में हो रहा है। क्रोनो न्यूट्रिशन नाम का एक छोटा सा बता के एक याद आया इसलिए बता रहा हूँ। क्रोनो न्यूट्रिशन कितना बड़ा लगता है कुछ तो भी। क्रोनो न्यूट्रिशन मतलब कुछ नहीं है, वो कहते हैं इसे 2 टाइम खाओ, टेम्पोरल ईटिंग पैटर्न्स के बारे में बताते हैं, लेकिन नाम दे दिया है क्रोनो न्यूट्रिशन। महाभारत में तो दिया हुआ है कि 2 टाइम ही खाना है, सायं प्रातः मनुष्याणां भोजनं वेद निर्मितम्, मनुष्य को 2 टाइम ही खाना चाहिए। और रेफरेंस भी दे दिया आगे, मैं नहीं कह रहा हूं, कहते हैं वेद निर्मितम्, दिस इज वैदिक इंजेक्शन। नान्तरा भोजनं कुर्यात् उपवासी तथा भवेत्, उन दोनों के बीच में जो भी है उसको उपवास कहना चाहिए। हमारे ही ज्ञान हमको बता रहा है। क्रोनो न्यूट्रिशन नाम से कहेंगे तो बोले आई एम फॉलोइंग क्रोनो न्यूट्रिशन। तो बाहर के लोग पैकेज करके हमारे पास अपनी चीजें भेज रहे हैं, उसके पैकेज को खोलना है और हमारा ज्ञान बाहर लाना है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर मुझे लगता है अगर टीचर्स, स्टूडेंट्स, सारे एकेडमिशियंस इस तरीके से काम करेंगे तो मुझे लगता है भारत विश्वगुरु तो है ही, लेकिन हम अलग तरीके से पूरे विश्व को बता पाएंगे कि ऐसे ऐसे ज्ञान हमारे पास थे, मेटलर्जी में, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंस, जो भी आप फील्ड लेंगे। इसलिए 2 क्रेडिट कोर्स केवल बताने के लिए है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में हमें भारतीय ज्ञान परंपरा मिलता है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जाए, भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करें और अपने स्टेट में अगर आप कन्नड़ भाषा का अगर कुछ आप रिसर्च करके बहुत सुंदर तरीके से लाए तो भी वो भारतीय ज्ञान परंपरा पर काम होगा। संस्कृत में तो लोग कर ही रहे हैं, अलग अलग भारतीय भाषा भी करना चाहिए। इस तरीके से अगर 22 लैंग्वेजेस एक साथ आती है तो यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी हम कहते हैं, यूनिटी डाइवर्सिटी कहेंगे। और एक भारत इस नाते पूरे विश्व पर राज करने का पूरी ताकत हमारी है और हम वो कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय।